हेलो स्टूडेंट। जैसा कि इसकी पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है प्रोनाउन तक पूरा देख लिया था, तो आज हम लोग जो है वर्ब क्रिया देखेंगे और एडवर्ब देखेंगे। इसके बाद जो भी हमारे इसमें क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप आए हैं उनको जो है सॉल्व करके इस लेसन को जो है क्लियर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे क्रिया यानी वर्ब क्या है। तो जिस शब्द यानी वर्ड से कार्य या क्रिया या व्यापार के होने का या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिस शब्द में हमें किसी कार्य का होना पाया जाता है, यानी किसी कार्य का पाया जा रहा है, जैसे कि उठना, बैठना, चलना, घूमना, टहलना इत्यादि, ये सब क्या है? कार्य है। तो जिस शब्द से किसी कार्य के होने या फिर कार्य के करने का बोध होता है उसे हम लोग जो है क्रिया कहते हैं। अब देखिए क्रिया के भेद, तो क्रिया के 5 भेद हैं। पहला होता है संयुक्त क्रिया यानी कि जॉइंट वर्ब, दूसरा अपूर्ण क्रिया यानी इरेगुलर वर्ब, तीसरा पेड़ार्थक क्रिया, चौथा होता है हमारा सहायक क्रिया जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, जैसे इजमार हो गया, सेल विल हो गया, ये सब सहायक क्रियाएं हैं। तो इन सब का जो है हम लोग प्रयोग टेंस जब बनाते हैं तो वहाँ पे करते हैं। और एक होती है पूर्वकालिक क्रियाएं। तो ये 5 क्रियाएं हमारी हैं। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, इसमें विशेष तौर पे हमें बात करनी है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण की। तो अब हम लोग यहाँ से क्रिया विशेषण स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्रिया विशेषण क्या होता है कि सीधा सिंपल अर्थ में आप लोग अगर समझना चाहें तो क्रिया की विशेषता को प्रकट करने वाले को जो है क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है उसे क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब कहते हैं। जैसे कि धीरे चलो यानी गो स्लो, यानी कि इसमें जाना तो क्रिया है, और स्लो जो है जो क्रिया की मतलब यहाँ पर क्रिया की जो है विशेषता को प्रकट कर रहा है कि धीरे धीरे चलो। यानी कि यहाँ पे जो इस वाक्य में जो है स्लो शब्द है वो गो की जो है क्रिया की विशेषता, यानी गो वर्ब है और स्लो जो है क्रिया विशेषण है। आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए, क्रिया विशेषण के प्रकार यानी टाइप ऑफ एडवर्ब। तो सबसे पहला होता है कालवाचक क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरा होता है स्थानवाचक विशेषण यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस। तीसरा होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। और चौथा हमारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कालवाचक यानी कि क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है कि जिस क्रिया विशेषण से यह पता चलता है कि काम किस समय हो रहा है उसे हम लोग जो है कालवाचक क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे कि नाउ माने अब, लेट यानी कि देर से, टुडे मतलब आज, टुमारो माने कल, यानी और यस्टरडे डे माने होता है बीता हुआ कल। यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण में क्या पता चल रहा है कि जो हमारी क्रिया हो रही है वह मतलब किस समय हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ, यानी अब मैं स्कूल के लिए जा रहा हूँ। यानी कि इसमें जो है अब मैंने तुरंत की बात हो रही है। आ, अगला है कि ही अराइव्ड लेट फ्रॉम ऑफिस, यानी कि वह कार्यालय में देर से आता है। यानी कि इसमें जो अराइव माने पहुंचना है तो क्रिया है, लेकिन इसमें लेट शब्द जो आ रहा है यानी देर से आ रहा है, एक क्रिया की विशेषता बता रहा है कि यानी वो आता तो है पर देर से आ रहा है। यानी कि यहाँ पे जो देर शब्द यानी कि लेट शब्द आया है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। अगला हमारा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है कि जिस क्रिया विशेषण में क्रिया के स्थान को सूचित किया जाता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, यानी अप, डाउन, इन, आउट, इन सबको जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए हमारा क्या है कि नीलम इज गोइंग आउटसाइड, यानी नीलम बाहर जा रही है। तो इसमें जो गोइंग तो हमारा क्रिया हो गया, लेकिन आउटसाइड यानी बाहर जा रही है तो एक क्रिया विशेषण हो गया। और कौन सा हो गया क्रिया विशेषण? एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि टाइम से रिलेटेड है। अगला हमारा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी क्या है कि जिस क्रिया विशेषण में परिणाम को सूचित किया, परिमाण को सूचित करना हो वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे अधिक, मोर, लेस यानी कम,
दैट मच यानी उतना ही। तो ये सब देखिए परिमाणवाचक में क्या रहा है कि किसी चीज़ की क्वांटिटी यानी मात्रा का पता चल रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो जैसे पहला एग्जांपल है, आई हैव लेस मनी, यानी मेरे पास कम पैसा है, यानी पैसा तो है लेकिन लेस यानी कम है। यहाँ पे जो कम यानी लेस जो शब्द आया है वो जो है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का काम कर रहा है। दूसरा, ही हैज़ मोर पेन, यानी उसके पास बहुत कलम है। तो यहाँ पे जो मोर शब्द आ रहा है ये भी एक तरह से क्वांटिटी यानी किसी चीज़ की मात्रा को बता रहा है, जैसे वहाँ पे लेस पैसे की मात्रा को बता रहा था और यहाँ पे जो है मोर जो है पेन की मात्रा को बता रहा है, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे बोलेंगे इसे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। अब देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब ऑफ मैनर। तो इसमें क्या है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण से यह पता चलता है कि काम किस प्रकार से हुआ है, उसे ही हम लोग जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। यानी कि काम जैसे किस प्रकार से हो रहा है, धीरे खुद से किया गया है काम या किसी दूसरे के द्वारा किया गया है, सडन यानी अचानक हो गया है या फिर अचानक हुआ है या फिर पहले से निर्धारित था, क्लियरली यानी स्पष्ट हो गया है, मेहनत यानी हार्ड मतलब मेहनत से हुआ है, या अक्सर यानी कि ओकेशनली मतलब यह काम अक्सर होता आ रहा है। तो देखिए इसमें दिया है कि आरती वर्क हार्ड, यानी आरती मेहनत करती है। दूसरा है राइट क्लियरली ऑन नोटबुक, यानी कि नोटबुक में स्पष्ट रूप से लिखो, यानी कि लिखो लेकिन क्लियरली यानी कि स्पष्ट रूप से। तो इसे बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। यहाँ पे जो वर्क यानी काम काम करो, हार्ड हार्ड मतलब होता है मेहनत से, तो यहाँ पे जो मेहनत शब्द है यानी हार्ड शब्द है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर को शो कर रहा है। तो इस तरह से देखिए हमारे चारों एडवर्ब हो चुके हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं संबंध बोधक यानी प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन का बहुत सारा यूज होता है, तो इसे हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो देखिए प्रीपोजिशन क्या है, जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम के आगे या पीछे प्रयुक्त होकर संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द से कराए। यानी कि इसमें क्या होता है कि प्रीपोजिशन क्या है कि वह नाउन या प्रोनाउन के या तो आगे लग जाए, या तो आगे जुड़ जाएगा या तो पीछे जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद वो जो नाउन और प्रोनाउन है उनका संबंध किसी अन्य शब्द से कराएगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन। जैसे मोहन बाजार तक गया, यानी कि मोहन वेंट एट मार्केट। तो इस शब्द में जो तक शब्द आ रहा है यानी एट शब्द आ रहा है, वो क्या कर रहा है कि मोहन को जो है बाजार से रिलेट कर रहा है। यानी कि ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के आगे या पीछे लगकर जो है नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी अन्य शब्द से कराए, उसे हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन। जैसे कि देखिए कॉमन कुछ प्रीपोजिशन है, आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि ऑन, इन, एट। यानी ऑन माने ऊपर होता है, इन माने में होता है, और एट माने पर भी होता है, पर होता है, एट माने इन माने अंदर भी होता है। तो अब देखिए ऑन क्या होता है कि यूज्ड फॉर एक्सप्रेस ए सरफेस ऑफ समथिंग, यानी यह ऑन जो है जैसे ऑन द टेबल यानी टेबल के ऊपर, ऑन द बस यानी बस के अंदर, ऑन द फ्लोर यानी फ्लोर के ऊपर। तो ऑन जो है ये किसी चीज़ को मतलब सरफेस किस ये शो करता है कि सरफेस के कोई चीज़ ऊपर है। दूसरा है कि इन, यूज्ड इन इंडिकेट ए लोकेशन और प्लेस इन ए हो, जैसे इन ए होटल इंडिया। तो देखिए मतलब इसमें जो इन शब्द है, इन आता है, मे बी आप लोग जानते हैं कि मतलब कोई चीज़ जैसे ऑन माने ऊपर, इन माने अंदर के लिए जो है डिनोट की जाती है। अब एट यूज्ड इन इंडिकेट ए प्लेस पार्क, यानी कि एट जो है कोई प्लेस या पार्क को इंडिकेट करता है। तो जैसे देखिए एट द पार्क, एट द क्लब, यानी पार्क और क्लब दोनों जो है एक प्लेस है। आगे देखिए आप हमारा है समुच्चय बोधक या योजक, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं कंजक्शन। तो सीधे सीधे समझ लीजिए कि जो दो वाक्यों को जोड़ता है, यानी दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले को हम लोग जो है कंजक्शन कहते हैं। अव्यय या अविकारिक शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों को अथवा दो खंडों को परस्पर मिलाते हैं, अथवा उनमें
पारस्परिक संबंध स्थापित करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या कंजक्शन कहते हैं। जैसे जैसे बिफोर, आफ्टर, एज, व्हेन, व्हाइल, अनटिल, सिंस, ये सब क्या है, ये सब जितने भी हैं आपके जो है कंजक्शन है। कंजक्शन का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों या दो से अधिक वाक्यों को जो जोड़ते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं जो है कंजक्शन। जैसे वेट हियर अंटिल आई कम बैक, वेट हियर यानी यहाँ इंतजार करो, अंटिल अन्यथा आई कम बैक। देखिए वे यहाँ पे है वेट हियर अंटिल आई कम बैक, यानी कि वेट हियर यानी यहाँ इंतजार करो, अंटिल माने जब तक कि आई कम बैक मैं वापस ना आ जाऊँ। यानी कि यहाँ पे जो वेट हियर और आई कम बैक है इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है अंटिल, यानी कि अंटिल माने जब तक की तो यहाँ पे अंटिल शब्द जो है कंजक्शन के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो इस तरह से हमारे जो जितने भी मतलब इसमें पॉइंट थे, कंजक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, एडवर्ब हो गया और आपका वर्ब हो गया और फिर प्रोनाउन और नाउन, यानी ये पांचों पॉइंट हमारे जो है मतलब जो जितने भी हमारे डिकेशन यानी सेकंड चैप्टर में थे वो सब की खत्म हो चुके हैं और आगे हम लोग जो है क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला है कि निम्न में से कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि पॉजेसिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है जिसमें किसी चीज़ की ओनरशिप की बात होती है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि मतलब कोई चीज़ मेरा है उस पे जोर दिया जा रहा हो। जैसे पहला दिया है माइन, माइन माने होता है मेरा, दूसरा अस, अस दिया है, तीसरा ही, दे, देखिए तो इसमें ही अस भी, अस में भी जो अस होता है इसका भी वी के साथ प्रयोग करते हैं हम लोग अपने के लिए ही तो आप लोग जानते हैं कि प्रोनाउन है, दे भी प्रोनाउन है। तो इसमें जो ही जो है ये भी पर्सनल प्रोनाउन में आता है, दे भी पर्सनल प्रोनाउन में आता है। तो इसमें बात कर रहा है पॉजेसिव प्रोनाउन की, यानी माइन, माइन मैंने देखिए सबसे पहले रहा है मेरा, यानी कोई चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि ये चीज़ मेरी है। अब पॉजेसिव में क्या होता है, पॉजेसिव में आपका स्वामित्व का ही बोध होता है, यानी कि कोई चीज़ मेरी है। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन ए जो है पहले का सही आंसर हो जाएगा माइन, यानी पॉजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे माइन है। दूसरा क्या है कि देखिए दूसरा क्या है कि रिक्त स्थान को उपयुक्त सर्वनाम से भरिए, यानी इसमें कौन सा सर्वनाम भरा जाएगा। देखिए सी मेड दिस केक, अब दिया है पहला इट सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ। तो देखिए माई सेल्फ अगर यहाँ पे आई होता तो माई सेल्फ लगता, अगर ईट होता तो इट सेल्फ लगता, और अगर कोई लड़का की बात होती तो वहाँ पे हिम सेल्फ लगता। लेकिन आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे लड़की की बात हो रही है, यानी यहाँ पे सबसे सही हो जाएगा हर सेल्फ, यानी शी मेड दिस केक हर सेल्फ, यानी स्वयं से इसने अब यह केक बनाया है। तो यहाँ पे हर सेल्फ यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन भी वही है कि फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से भरना है तो सी हैज़ हर्ट, तो हर्ट में जैसा ऊपर आपने देखा हर सेल्फ, तो ऐसा ही यहाँ पे बी ऑप्शन नंबर बी हर सेल्फ जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को शो करता है। अगला चौथा देखिए क्वेश्चन दे रहा है विच वन इज नॉट ए कंजक्शन, तो इनमें से कौन सा कंजक्शन नहीं है। यानी देखिए तो इसमें एंड, यानी एंड भी कंजक्शन है और भी कंजक्शन है और बट, ये तीनों कंजक्शन है। लेकिन यहाँ पे जो ऑन होता है, ऑन अब तक आपने पढ़ा है, ऑन क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। तो ऑन इसका यानी क्वेश्चन नंबर चौथे का जो है डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑन। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, तो करेक्ट प्रीपोजिशन इसमें चूज करना है। तो क्या दिया है, आर्थर नेम इज द कवर ऑफ बुक, तो देखिए कवर ऑफ बुक इसमें दिया एन, ऑन, एट, एबव। तो कभी भी जो आर्थर का मतलब नाम होता है वो बुक के कवर के ऊपर होता है। तो यहाँ पे सीधे सीधे आपको दिख रहा है द आर्थर इज नेम इज ऑन द कवर ऑफ बुक, यानी ऑन माने ऊपर। तो यहाँ पे ऑन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पाँचवें का। अब देखिए यहाँ पे दिया है आई एम मूवी यस्टरडे,
मूवी मतलब देखिए, अगर मूवी आ गया तो सी और लुक लगेगा ना इसमें, वॉच या फिर वॉच्ड लगेगा। देखिए वॉच लगेगा तो फिल्म देखने के लिए, पर यस्टरडे यानी बीते हुए कल की बात है, यानी कि ये पास्ट में जा रहा है। तो पास्ट में हम लोग का क्या लगता है, पास्ट में हम लोग का सेकंड फॉर्म यानी वॉच्ड यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आई वॉच्ड ए मूवी यस्टरडे, यानी कल की बात है। अगर आज की बात होती तो नहीं लगता। देखिए अगर आज की बात, अगर मान लीजिए आने या तो टुडे की बात होती या फिर मतलब बीते हुए कल की बात होती तो यहाँ पे वॉच लगता, लेकिन अब यहाँ पे मतलब बीता हुआ कल है, आने वाला कल तो है नहीं, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यानी वास्ट का प्रयोग होगा। सातवां क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीपोजिशन। तो देखिए ओल्ड, ब्यूटीफुल, स्पेसिस। देखिए ओल्ड माने बूढ़ा, ब्यूटीफुल माने सुंदर, स्पेसिस माने जीव। ये तीनों जो है आपके नाउन को शो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऑन क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। अगला है कि फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्लेस, प्लेस प्रीपोजिशन। तो प्लेस प्रीपोजिशन में आप लोगों ने अभी पढ़ा है कि माई हाउस इज द थर्ड फ्लोर, यानी कि माई हाउस इज थर्ड फ्लोर, यानी थर्ड फ्लोर का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब कि ऊपर है, यानी कहीं ना कहीं ये बात कर रहा है ऊपर की। तो यहाँ पे ऊपर के लिए आपको क्या लगता है, ऑन लगता है। तो यहाँ पे सी जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में का। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा एक इनमें से कौन संज्ञा का एक प्रकार है, इसमें से कौन संज्ञा का एक प्रकार है। व्यक्तिवाचक भी है, जातिवाचक भी है, समूहवाचक भी है, यानी उपरोक्त तो सभी इसमें जो है, इनमें से तीनों जो है संज्ञा के प्रकार है, टाइप ऑफ नाउन है। अगला क्या है कि इनमें से सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। सर्वनाम का, तो सर्वनाम आप लोग जानते हैं कि ऐसा वाक्य जो नाउन के स्थान पे, तो राम श्याम साउन नाउन है, दिल्ली भी साउन है, नॉन ऑफ द। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, ही और सी। तो ही और सी लड़कियों लड़के के लिए वह, और लड़की के लिए जब मतलब वह आता है, लड़का अगर होता है तो वहाँ ही लगता है, और लड़की अगर होती है तो वहाँ पे सी लगता है। तो ही और सी जो है यहाँ पे प्रोनाउन है, बाकी बाकी सब ये दोनों नाउन है, और एक नॉन ऑफ द तो खत्म है। अगला है कि सर्वनाम यानी प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रोनाउन के 8 प्रकार होते हैं, जो कि आप लोगों को पढ़ाया गया है पिछली वीडियो में। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12वां आपका है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का उदाहरण है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब जो प्रश्न वाले हैं। तो राम नाउन है, नाइदर ये भी नहीं है, ये तो आप नाइदर देखेंगे तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन, यानी कि जो अलग अलग करता है। और दिस ये भी मतलब इंट्रोगेटिव नहीं है। लेकिन वाट माने क्या, यहाँ पे ये वाट जो है ये प्रश्नवाचक प्रोनाउन में आता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी 12वें का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा एडवर्ब जो है 4 प्रकार के होते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 13वां का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पूछा है सक्रिय वाच्य, द सेलर एंचर्ड हिज बोट इन द हार्बर। तो सक्रिय वाच्य, अब देखिए इसमें पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, द सेलर एंचर्ड द बोट, इसमें भी कुछ वर्ड मिल नहीं रहे हैं। दूसरा सी वाला देखिए क्या दिया है कि द बोट वाज एंचर्ड बाई सेलर, इसमें हॉबर शब्द को नहीं लिया गया है, और इनमें से कोई नहीं दिया चौथा ऑप्शन। और देखिए बी वाला ऑप्शन क्या दिया है कि द बोट वाज एंचर्ड बाई सेलर इन हार्बर, यानी ये जो है बिल्कुल सही दिख रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है 14वें का हो जाएगा। और 15वां दिया है कि निम्न में से कौन सा कृतवाच्य है। कृतवाच्य देखिए पहला हम लोग ऑप्शन देखेंगे कि राम परीक्षा पास कर चुका, दूसरा है कि उसके द्वारा बाल पकड़ी गई, तीसरा है उसके द्वारा किताब पढ़ी गई, और चौथा है कि पिताजी द्वारा हम घर पहुंचे। यानी इन तीनों शब्द में देख रहे हैं काम दूसरे के द्वारा, यानी उसके द्वारा बाल पकड़ी गई, मेरे द्वारा नहीं पकड़ी गई, उसके द्वारा कोई बता रहा है। और दूसरा है कि उसके द्वारा किताब पढ़ी गई, यानी मतलब
कोई बता रहा है, और तीसरा में भी वही है कि राम पिताजी द्वारा मतलब कार्य दूसरे के द्वारा हो जाए, लेकिन इसमें देखिए राम परीक्षा पास कर चुका। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरे के द्वारा हो, राम परीक्षा जो है पास कर चुका है, यानी पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका कि संस्कृतवाच्य जो है यही है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही आंसर है। तो इस तरह से आज आप लोगों का जो है चैप्टर नंबर 2 जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का कंप्लीट होता है। तो अगले लेक्चर में हम लोग जो है अगला लेसन देखेंगे। थैंक यू।